हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है सीडीपी पेडागोजी के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो पेपर है, ये आपका 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था वही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो एग्ज़ाम आपका 7 जुलाई को हुआ था। ठीक है, तो हम लोग पेपर 1 डिस्कस करने वाले हैं सीडीपी। ये पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में हेल्प करेगा, क्योंकि आप जानते हैं सीडीपी का जो सिलेबस है वो सेम है, पेपर 1 हो आपका या फिर आपका पेपर 2 हो। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो पेपर 1 के पेपर 2 में भी पूछे जाते हैं और पेपर 2 के पेपर 1 में भी आते हैं। तो चलिए फिर आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ये क्लास आपको डेली 3 बजे मिलती है, तो आप इसको डेली ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हम लोग पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी करते हैं। प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। आज का पहला क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है ये कि प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है, यानी कि इन प्रोग्रेसिव जो है एजुकेशनल टी जो है चिल्ड्रन आर जो है प्रिफरेड एज, यानी कि परसीव्ड जो है एज, यानी कि जो प्रगतिशील शिक्षा होती है, प्रोग्रेसिव क्लासरूम जो होती है, उसमें बच्चे को कैसे देखा जाता है, ये आपको बताना है। तो पहला है मासूम और आश्रित, यानी कि इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी डिपेंडेंट होते हैं टीचर पे। या फिर आज्ञाकारी और जो है केवल ज्ञान का उपयोग करने में सक्षम, यानी ओनली वो ज्ञान को ही उपयोग कर पा रहे होते हैं। या फिर ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाले, या फिर कमजोर और सुरक्षा की जरूरत में। तो ये पहला ऑप्शन आपका नहीं होगा, क्योंकि प्रोग्रेसिव क्लासरूम जो होती है उसका मतलब ये है कि बच्चा एक्टिव होगा, और बच्चा एक्टिव होने के साथ साथ जो है टीचर भी एक्टिव होगा। बच्चा और टीचर दोनों एक्टिव होंगे और दोनों एक्टिविटी कर रहे होंगे, और लर्निंग उनकी बेहतर हो रही होगी। ठीक है, तो पहला नहीं होगा कि जो बच्चे हैं वो मासूम होते हैं और बल्कि टीचर पे डिपेंड होते हैं। सेकंड है कि आज्ञाकारी और केवल ज्ञान का उपयोग करने में सक्षम होते हैं, यानी बस क्या है, सिर्फ उनको ज्ञान का उपयोग ही करना आता है। तो ऐसा भी नहीं है, बाकी वो एक्टिविटी भी करते हैं। ठीक है, डांसिंग हो गया, म्यूजिक हो गया, तो बहुत सारी चीज़ में बच्चों का इंटरेस्ट होता है। तो ये कहना गलत होगा। आंसर होगा आपका थर्ड ऑप्शन कि ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाले। जी हाँ, आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि जो नॉलेज होता है, ठीक है, और यानी कि नॉजिबल और एंड जो है मीनिंग मेक्स, यानी कि ज्ञानवर्धक और जो है ज्ञानवर्धक और अर्थ की रक्षा रचना करने वाले वो होते हैं। आंसर यहाँ पे जो होगा वो थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कमजोर और सुरक्षा की जरूरत उनको, ये आपका गलत होगा। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है कि फीडबैक टू द जो है स्टूडेंट इन आ क्लासरूम इज मोस्ट इफेक्टिव है, यानी कि छात्रों के लिए कक्षा में प्रगति यानी प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होती है जब, यानी कि जो फीडबैक दी जाती है तो ये प्रभावशाली कब होगी। तो पहला ऑप्शन है या छात्रों को तुलनात्मक श्रेणी प्रदान करता है, यानी कि आप उनको अलग थलग करोगे। तो किसी भी प्रकार से हम बच्चों को अलग अलग नहीं करेंगे, चाहे वो श्रेणी में करना हो या फिर गिफ्टेड बच्चे हों या फिर जिनको कुछ नहीं आता हो, आप किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार से अलग नहीं करोगे। तो ये फर्स्ट ऑप्शन गलत होगा। सेकंड है कि यह सीखने की गतिविधि के दौरान और पश्चात भी होता है। बिल्कुल सही बात है कि जो फीडबैक दी जाती है, जो एक्टिविटी हो रही होती है, जो आप लर्निंग करवा रहे हो उसके दौरान भी हो सकती है। क्योंकि कभी-कभी ये होता है कि टीचर जो होता है ये जानने की कोशिश करता है कि यस, जो मैं पढ़ा रहा हूँ या फिर जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, क्या बच्चे यहाँ पर एक्टिव हैं। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि टीचर जो है अपनी लर्निंग करवा रहा होता है, बट बच्चे जो है कहीं और ही बिजी होते हैं। तो इस वजह से जो जब लर्निंग हो रही होती है, जब टीचिंग की जा रही होती है, तो टीचिंग के दौरान भी जो है हम फीडबैक ले सकते हैं, और साथ ही उसके पश्चात भी हो जाएगा। जैसे कि आपने कोई थ्योरी पढ़ा दी, आपने कोई टॉपिक पढ़ाया, अब टॉपिक पढ़ाने के बाद उस टॉपिक से रिलेटेड आपने क्वेश्चन कर लिए, नॉर्मल से 2 से 3 जो है क्वेश्चन कर लिए 1-2 बच्चे को उठा करके। अब इससे क्या होगा, आपको फीडबैक मिल जाएगा कि हाँ, बच्चों को आता है, या फिर जो मैंने पढ़ाया है, जो डिस्कस किया है, बच्चों ने कितना कवर किया है, कितना उन्होंने कैच कर लिया है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे जो होगा वो आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन जो है वो गलत होंगे। आंसर यहाँ पे सेकंड है
यह इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि बच्चा क्या नहीं कर सकता, बजाय इसके कि क्या वह कर सकता है। ऐसा नहीं है कि क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। ये जो है फीडबैक का मतलब ये नहीं होता है, बल्कि फीडबैक इसलिए लिया जाता है, जो फीडबैक होता है कि जो लर्निंग मेरे द्वारा कराई गई है, बच्चे ने उसमें कितना सीखा है, कहाँ पर मिस्टेक हुई है, कहाँ पर बच्चे के द्वारा कन्फ्यूजन हो रही है, या फिर कहाँ पे जो है मेरे ही द्वारा बताए गए जो है बच्चे ने कहाँ पे गलत सीख लिया है, ठीक है। यह वर्ष के अंत में परीक्षणों परीक्षा पर केंद्रित है? जी नहीं, आंसर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपका हो जाएगा। अगला है अदर्शन और रीजन का क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर थर्ड में। इसमें कहा है कि किशोरावस्था के दौरान जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप जो है स्त्रीत्व या जो है पुरुषत्व की परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव बढ़ जाता है। बिल्कुल सही बात है कि जब किशोरावस्था होती है यानी एडोलेसेंस में बच्चा जब पहुंचता है तो जो वो क्या है, वो अगर लड़की है और अगर वो लड़का है तो उसी प्रकार जो है अपना तौर तरीका चेंज कर देता है, वैसे वो रहना स्टार्ट कर देता है, वैसे वो जो है चलना बातचीत करना सब कुछ जो है उससे ये उम्मीद की जा रही होती है कि उसी हिसाब से वो अपने आप को ढाले। अगर वो लड़की है तो ज़्यादा लाउड ना बोले, ज़्यादा तेज़ ना हँसे, शुद्ध कपड़े पहने, घर पे रहे, बाहर ना जाए, लेट नाइट घर वापस ना आए। तो ये सारे जो हैं दबाव बनने लगते हैं जब बच्चा एडोलेसेंस में पहुंचता है, अपनी परंपराओं का पालन करने के लिए उस पर दबाव डाला जाने लगता है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि ये हमारे समाज में चल रहा है। आदर्शन यहाँ पर सही दिया गया है। रीजन है कि जेंडर और जेंडर भूमिकाएं जैविक रूप से जो है निर्धारित की जाती हैं। तो जेंडर और जेंडर की जो भूमिकाएं होती है जैविक रूप से निर्धारित नहीं होती हैं। हाँ, जेंडर आपका जैविक रूप से निर्धारित किया जाता है, लेकिन जेंडर की जो भूमिकाएं हैं ये जैविक रूप से ना होकर के सोशल रूप से निर्धारित की जाती हैं। यानी समाज निर्धारित करता है कि कौन व्यक्ति कैसे रहेगा। ये कहीं बुक में नहीं लिखा, कहीं साइंस ने ये क्लियर नहीं किया है कि हाँ, जो लड़कियां हैं वो यही कपड़े पहनेंगी, लड़के हैं जो ये कपड़े पहनेंगे। लड़कियां बाहर नहीं जा सकती, बाहर का वर्क नहीं कर सकती, लड़के घर का काम नहीं कर सकते, लड़के चाय नहीं बना सकते। तो ये सब जो है साइंस ने डिसाइड नहीं किया है। ये जो है कहीं बुक पर भी नहीं लिखा है, ना किसी व्यक्ति ने जो है इसको इस पर एक बुक बना दी हो कि हाँ ये रूल फॉलो करने हैं। ये कहाँ से, समाज से है। जहाँ पर आपने देखा होगा जैसा समाज है वहाँ पर वैसे जो है कैंडिडेट होते हैं, या गर्ल्स हो या फिर मतलब बॉयज़ हो या फिर मेल हो या फीमेल हो, वैसा बिहेव करते हैं। जैसे कि गाँव में, अगर गाँव की बात की जाए तो गाँव में ज़्यादा अलाउ नहीं होता है लड़कियों को बाहर जाना, ठीक है? बट यही अगर उठा कर के देखा जाए शहर में तो अलाउ है। तो जहाँ पर जैसा माहौल है वैसा जो है बच्चों से एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि आप वैसे ही अपने आप को ढालें। तो ये समाज ने निर्धारित किया है, ना कि जैविक रूप से निर्धारित किया गया है। तो रीज़न जो दिया गया है वो गलत हो जाएगा, लेकिन दर्शन जो दिया गया है वो सही है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा पहला फर्स्ट सही है और आर जो है वो गलत होगा। यानी कि ए आर दोनों सही हैं, जी नहीं, फर्स्ट गलत होगा। सेकंड व्याख्या नहीं करता, ये भी नहीं होगा। दोनों गलत है, नहीं। थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा कि ए तो सही है लेकिन आर जो है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे बात हुई है कि सुनीता एक 12 जो है वर्षीय लड़की विशेष संगीतीय क्षमता रखती है, यानी उसको म्यूजिक में इंटरेस्ट आता है। 12 वर्ष की लड़की है। उसके माता पिता दोनों ही निपुण है गायक, यानी कि उनके जो पेरेंट्स थे वो भी अच्छे खासे एक सिंगर थे। और वे जो है सुनीता को अपनी आवाज़ को और बेहतर करने के लिए प्रशिक्षण कक्षा में भेज रहे हैं, यानी उसको और अच्छा सिंगर बनाने के लिए प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ठीक है। सुनीता की यह क्षमता संभावित रूप से किन कारकों के अंतःक्रिया का परिणाम है, ये आपको बताना है। यानी वृद्धि और परिपक्वता है, या फिर जो है आपका पोषण और अनुशासन है, या फिर आनुवांशिकता और हेरिडिटी है, या सॉरी आनुवांशिकता यानी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट है, या फिर लैंगिक पहचान और जो है आनुवांशिक संरचना है। तो वृद्धि और परिपक्वता नहीं होगा, क्योंकि जो सुनीता है उनके पेरेंट्स भी सिंगर हैं, यानी कि उसके हेरिडिटी से उनको मिला है सुनीता को। तो हेरिडिटी तो 100% होगा, क्योंकि जो हेरिडिटी से मिला है, जिसके पेरेंट्स अगर सिंगर हैं, अगर बच्चा भी सिंगर बन रहा है तो नॉर्मल सी बात है कुछ ना कुछ हेरिडिटी उसमें मैच कर रही है।
और उसके बाद जो सुनीता के पेरेंट्स हैं उसको प्रशिक्षण करने के लिए कक्षा में भी भेज रहे हैं, यानी प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उसको इन्वायरमेंट भी वैसा दिया जा रहा है, यानी कि यहाँ पे जो आंसर होगा वो थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट यहाँ पर दोनों जो है रोल प्ले कर रहे हैं। इस वजह से जो सुनीता है वो बेहतर करेगी, क्योंकि उसकी हेरिडिटी में भी है और प्लस उसको वैसा ही इन्वायरमेंट भी मिल रहा है, तो वो उसका ग्रो होगा, वो बेहतर करेगी। आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा। अगर यहीं पे जो है माना कि जो सुनीता थी उनके पेरेंट्स तो सिंगर थे, हेरिडिटी में तो था और हेरिडिटी की वजह से वो अच्छा गा भी पा रही थी, लेकिन कभी उसको प्रैक्टिस करने का मौका ना दिया जाता, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, सुनीता एक बहुत बेहतर सिंगर नहीं बन पाती। उसकी हेरिडिटी में था तो वो थोड़ा बहुत गा लेती, लेकिन वो एक बेहतर सिंगर नहीं बन पाती। लेकिन उसको हेरिडिटी में भी था और प्लस इन्वायरमेंट भी अच्छा दिया गया, तो यानी कि वो जो है अपना बेहतर परफॉर्म कर पाई और एक बेहतर सिंगर बन पाई। आंसर यहाँ पे जो होगा वो आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। 5 पे चलते हैं। अगला है 5 क्वेश्चन। इसमें कहा गया है कि संवेदनशील अवधि वह समय अवधि होती है जिसके दौरान कुछ डैश डैश विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है। यानी सेंसिटिव पीरियड जो होता है उसमें जो है बताया ये जा रहा है कि किसके विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण काल होता है क्वेश्चन नंबर 5 में। तो पहला है उत्पत्ति मूलक कारक है, या फिर मानव जाति कारक है, या फिर पर्यावरणीय कारक है, या फिर वंशानुगत कारक है। तो संवेदनशील जो अवधि की बात यहाँ पर हुई, यानी ऐसा कौन सा सेंसिटिव पीरियड चलता है, तो उत्पत्ति मूलक कारक आपका नहीं होगा, मानव जात भी नहीं होगा, वंशानुगत कारक भी नहीं होगा, क्योंकि वो तो हेरिडिटी में आपके पहले से ही फिक्स है। लेकिन वातावरणीय कारक जरूर हो सकता है, इन्वायरमेंटल जो फैक्ट है ये आपका इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब बच्चे का सेंसिटिव पीरियड चल रहा होता है, काफ़ी वो अपने जो है आसपास से चीज़ें एक्वायर कर रहा होता है, तो ये डिपेंड करता है बच्चे का इन्वायरमेंट कैसा रहा है, उसको कैसा इन्वायरमेंट दिया जा रहा है। इसीलिए कहते हैं कि जब छोटा बच्चा होता है तो उसको एक बेहतर इन्वायरमेंट दिया जाता है, घर में अच्छा माहौल रखा जाता है, जिससे बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो बेहतर हो पाए। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बात हुई है कि विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को, यानी कि बच्चे में क्या है क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी है, तो एक टीचर को क्या करना होगा, इसमें जो है ये पूछा गया है। तो पहला है केवल ऐसे ही सवाल पूछने चाहिए जिनका एक ही उत्तर हो। तो अगर किसी भी क्वेश्चन का एक ही उत्तर है तो उसमें कोई क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप नहीं होगी, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो कन्वर्जनल है ना कि डाइवर्जनल, ठीक है। यानी जो है तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो आपका फर्स्ट नहीं होगा। विद्यार्थियों को जो है विद्यार्थियों को उनके संदेह और जो है सवाल पूछने के लिए जो है हतोत्साहित करना, यानी जो भी मिसकॉन्सेप्ट बने हुए या फिर जो भी कंफ्यूजन है उसके लिए आप उनको हतोत्साहित कर रहे हो, बल्कि उनको क्या करना है, आपको एप्रिसिएट करना है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऐसे सवाल देने चाहिए जिनमें निष्कर्ष और व्याख्याएं शामिल हों। बिल्कुल सही बात है कि अगर आप ऐसे क्वेश्चन दे रहे हो जिसमें निष्कर्ष भी निकल रहा है, बच्चा हर पक्ष के बारे में सोच रहा है, ठीक है, उसमें डाइवर्जन थिंकिंग डेवलप हो रही है ना कि कन्वर्जनल थिंकिंग। तो इसमें जब डाइवर्जन थिंकिंग होगी तो बच्चा हर पक्ष के बारे में सोचेगा, हर जो है तर्क वितर्क करेगा कि आखिर ऐसा है तो क्यों है। तो यहाँ पर जो है क्रिटिकल थिंकिंग आपकी डेवलप हो जाएगी। आंसर जो होगा वो थर्ड ऑप्शन जो है सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। फोर्थ जो है वो गलत होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 7 पे। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें जो है कहा है कि एक शिक्षिका खुद से पूछती है, मैं ऐसे अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूँ जिसमें छात्रों को पर्यावरण में विभिन्न प्रकार के वस्तुओं को वर्गीकृत करने और जो है उनका वर्गीकरण के स्कीमों का जो है विश्लेषण करने की आवश्यकता हो। वह छात्रों में किस प्रकार जो है बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। यानी कि टीचर पूछ रही है कि मैं खुद से पूछती है कि मैं ऐसे अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूँ जिसमें जो है विभिन्न प्रकार के वस्तुओं के वर्गीकरण हो। तो ये जो है इसमें जो है यानी कि वह छात्रों में किस बुद्धिमत्ता को जो है विकसित करना चाहती है, डेवलप करना चाह रही है क्वेश्चन नंबर 7 में। तो पहला है भाषाई बुद्धि या फिर अंतर्वैयक्तिक बुद्धि यानी इंटरपर्सनल। तो इंटरपर्सनल का मतलब होता है इंटेलिजेंट, यानी सामने वाले यानी दूसरे के व्यक्ति के बारे में जो है आप समझ पा रहे हो कि हाँ उसको क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है।
और शारीरिक गति, संवेदिक बुद्धि या फिर प्राकृतिक बुद्धिमत्ता यानी इन जो है नेचुरलिस्टिक जो है इंटेलिजेंट। तो बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंट आपका नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई बॉडी से रिलेटेड बात नहीं की जा रही है। ना तो यहाँ पर जो है ये कहा जा रहा है कि हाँ एक अच्छी वो डांसर है, या फिर एक अच्छी वो जो है डांसर है, या फिर एक अच्छी जो है सर जो पायलट वगैरह हैं ये है। तो ऐसा नहीं है यहाँ पे। ये भी नहीं कहा जा रहा है कि वो दूसरे के बारे में बहुत अच्छे से समझ पाती है, दूसरे की थिंकिंग बहुत अच्छे से वो पकड़ लेती है। ये भी यहाँ पे नहीं कहा जा रहा है कि उसमें उसकी जो लैंग्वेज है वो बेटर है, या फिर वो बहुत अच्छे से जो है बात करती है। ये भी नहीं है। तो आंसर यहाँ पे बचा थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि पर्यावरण के बारे में यहाँ पे बात हुई थी। ठीक है, तो उसमें क्या है, नेचुरलिस्टिक जो है इंटेलिजेंट हो जाएगा, यानी कि प्राकृतिक बुद्धिमत्ता है। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये जो है कोहलबर्ग की थ्योरी से पूछा गया है। सॉरी, ये हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी से दिया गया है, जहाँ पर 8 प्रकार की बुद्धि आपको पढ़नी है, यानी 8 प्रकार के इंटेलिजेंट आपको पढ़ना है। और एनसीईआरटी में 8 प्रकार के गिवन है, सीटेट में 8 प्रकार की ही पूछता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है 8। इसमें कहा है कि महारत हासिल करने के लक्ष्य निर्धारित करने से छात्र की जो है अभिप्रेरणा और योग्यता के बारे में विचार कैसे प्रभावित होते हैं, ये आपको बताना है। तो महारत हासिल करना यानी मास्टरी गोल्स ओरिएंटेशन जो होते हैं ये आपके बेस्ट होते हैं। ठीक है, मास्टरी गोल्स का मतलब होता है कि बच्चा उसमें जो है 100% अपना दे रहा होता है, और उसको वो ये चाहता है कि मुझे इस बारे में सारी नॉलेज हो, वो हर पक्ष के बारे में जानने की कोशिश करता है। वो इसलिए नहीं पढ़ता कि हाँ हमको किसी को इम्प्रेस करना है, या फिर मुझे इतना जो इनाम मिलेगा या फिर पनिशमेंट दिया जा रहा है इसके डर से वो पढ़ रहा है। नहीं, उसको अच्छा लग रहा है और ये चाहता है कि मुझे इस बारे में सारी नॉलेज हो। तो मास्टरी गोल्स आपके बेस्ट होते हैं, इसीलिए कहा जाता है बच्चों में परफॉर्मेंस गोल्स ना फिल करके मास्टरी गोल्स के लिए हमें जो है बच्चे को प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, तो पहला है, यह अक्सर योग्यता के स्थिर दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है, या फिर यह अक्सर योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा के और विश्वास को दर्शाता है। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ध्यान से देने मतलब सॉल्व करने वाला है। रीज़न ये है कि बाकी सब कुछ सही दिया है, ऑप्शन फर्स्ट में भी और ऑप्शन सेकंड में भी, लेकिन यहाँ पर कह दिया गया स्थिर और महारत हासिल, यानी कि गो जो है आपका परफॉर्मेंस गोल जो होता है, और आपका जो है मास्टरी गोल्स होता है। मास्टरी गोल्स का मतलब है कि आप सीख रहे हो, और जब आप सीख रहे हो तो आप बेहतर करोगे, आप में वृद्धि होगी, ना कि आप स्थिर रहोगे। तो यहीं से ये कट हो जाता है, बाकी पूरी लाइन बिल्कुल सेम देखो छपी हुई है। और अगर आपने ये लाइन यहाँ पर ये पॉइंट जो है ध्यान नहीं दिया तो आप फर्स्ट आंसर क्लिक करके आगे बढ़ जाओगे, जो कि 1 नंबर गलत हो जाएगा। इसीलिए सीटेट को क्या कहते हैं, सीटेट में बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें लैंग्वेज का बहुत खेल होता है। क्वेश्चन आता हुआ भी आपको गलत हो जाएगा अगर आपने लैंग्वेज को ध्यान से नहीं देखा है। ठीक है, तो इसीलिए पीवाईक्यू से ही प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि पीवाईक्यू से अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको एटलीस्ट ये समझ आता है कि हाँ लैंग्वेज कैसी पूछी जा रही, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ पे फंसाया जा सकता है। ठीक है, तो पहला आपका नहीं होगा, सेकंड ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा, क्योंकि थर्ड में दिया है फिर से स्थिर, और जो है फोर्थ इसलिए नहीं होगा क्योंकि बाह्य अभिप्रेरणा इसका रीजन बाहर है। बाहर रीजन अगर होगा तो परफॉर्मेंस गोल्स होगा, अगर जिसका रीजन अंदर है तो मास्टरी गोल्स आप में होगा। आंसर यहाँ पे जो होगा वो सेकंड ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 9 पे। ये क्वेश्चन अगर आप प्रेजेंट ऑफ माइंड नहीं लगाओगे तो ये सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि क्या है ये आप पढ़ लोगे, थ्योरी में भी आपको समझ में आएगा कि हाँ मास्टरी गोल्स क्या होते हैं, परफॉर्मेंस गोल्स क्या होते हैं, लेकिन अगर आप इसमें प्रेजेंट ऑफ माइंड अपना नहीं लगाओगे तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा आपको प्रेजेंट ऑफ माइंड भी लगाना है, यानी क्वेश्चन को जब सॉल्व करें तो थोड़ा सा माइंड को एक्टिव करके रखें। 9 पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कहा है कि रमा एक शिक्षिका है जो वाइगोस्की के सिद्धांत को अपनी कक्षा में लागू कर रही है, यानी वाइगोस्की की जो थ्योरी है उसको फॉलो कर रही है, और वह एक चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए अपने छात्रों को समूह में काम करने के लिए नियुक्त करती है। यानी कोई प्रोजेक्ट कार्य दे दिया और कहा कि आप ग्रुप में जो है बैठकर इसको सॉल्व करिए। कार्य के दौरान एक छात्र एक महत्वपूर्ण संकल्पना को समझने के लिए संघर्ष करता है। रमा के लिए इस छात्र की मदद करने का सबसे प्रभावशाली तरीका क्या होगा, यानी एक बच्चा है
जो ग्रुप में जिसको प्रॉब्लम हो रही है वो अच्छे से चीज़ों को नहीं समझ पा रहा है, तो जो टीचर है वो उसकी हेल्प करना चाह रही है, तो कौन सा तरीका बेस्ट होगा आपको इसमें इसे छांट के देना है। तो पहला है, छात्रों को समस्या का उत्तर प्रदान करें ताकि समूह आगे बढ़ सके, यानी कि सीधे क्वेश्चन का आंसर दो जिससे जो है प्रोसेस आगे बढ़ पाए। जी नहीं, आपको ये नहीं करना है। छात्र को समस्या को स्वयं हल करने का प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करें, या फिर जो है छात्र को एक अलग कार्य जो है सौंपें जो उनकी योग्यता के अनुकूल हो। यानी अगर बच्चे को समस्या आ रही है, अगर उसको ABCD ही लिखना आता है तो आप उसको ABCD ही डेली दोगे, ये नहीं बोलोगे कि आप इस जो है ABCD सीख सीख चुके हो, अब आपको आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है, ऐसा आप नहीं करोगे तो क्या बच्चा दिन रात ABCD पढ़ता रहेगा, कब तक वो ABCD पढ़ेगा। तो इसलिए थोड़ा सा उसको आगे बढ़ाओगे, उसकी योग्यता से थोड़ा सा आगे बढ़ाओगे, तो ये गलत हो जाएगा। छात्र के साथ समस्या पर काम करें और समूह के अन्य सदस्यों को शामिल करते हुए आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन और प्रतिपुष्टि प्रदान करें। अब यहाँ पे जो आंसर होगा वो कुछ लोग कहेंगे जो है सेकंड भी हो सकता है और फोर्थ भी हो सकता है, लेकिन आपके ऑफिशियल आंसर की में जो दिया है वो फोर्थ ऑप्शन है, क्योंकि फोर्थ ऑप्शन ही आपका बेस्ट है। जब ये एग्जाम हुआ था 7 जुलाई को, जब आंसर डिस्कस किए गए थे तब भी कंफ्यूजन हो रही थी, कुछ लोग कह रहे थे सेकंड है बट फोर्थ है, लेकिन जो सीटेड ने वेरीफाई किया फाइनल आंसर जो है वो फोर्थ ऑप्शन है, क्योंकि फोर्थ ऑप्शन आपका बेस्ट है। यहाँ पे कह दिया गया स्वयं हल करें। अब बच्चा ऑलरेडी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उसको पहले से नहीं आ रहा है और ऐसे में आप कह रहे हो कि खुद से सॉल्व करो, खुद से सॉल्व करो, तो बच्चा नहीं कर सकता क्योंकि उसको प्रॉब्लम है, इसीलिए तो आपसे हेल्प ले रहा है। तो ये नहीं हो सकता था, लेकिन इसमें कुछ चांसेस थे, प्रोत्साहित करने को बोल रहा था, इसलिए थोड़ा सा लग रहा था कि ये से हो सकता है मे बी। लेकिन फोर्थ ऑप्शन आपका सबसे बेस्ट था, क्योंकि छात्र के साथ आप समस्या पर काम कर रहे हो, यानी जहाँ पे प्रॉब्लम है बच्चे को आप उस पर डिस्कस कर रहे हो, उसकी हेल्प कर रहे हो और साथ ही समूह के अन्य सदस्यों को भी शामिल कर रहे हो। अब इससे क्या होगा, अगर किसी और बच्चे के द्वारा अगर मिस्टेक हो रही होगी तो वो सही हो जाएगी, और साथ में आवश्यकता अनुसार आप मार्गदर्शन भी दे रहे हो, जहाँ पर भी दिक्कत हो रही है बच्चे को गाइड भी कर रहे हो और साथ में प्रतिपुष्टि भी दे रहे हो। आंसर आपका 4 होगा, क्योंकि 4 ऑप्शन में सब कुछ इंक्लूड कर दिया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 10 पे अगला है क्वेश्चन नंबर 10। अगला क्वेश्चन जो है इसमें आदर्शन और रीजन का दिया गया है, यानी कि आदर्शन में कहा है कि छात्रों को विद्यार्थियों के बीच बहस, चर्चा और सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। ये जो है आपका सही है या फिर ये गलत है। तो बात यहाँ पर हुई है छात्र शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच बहस, चर्चा और सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बहस होगी, डिस्कशन होगा, चर्चाएं होंगी, उसके लिए आप और साथ में जो है हेल्प भी होगी, ग्रुप लर्निंग होगी, तो ये बेहतर होगा, इसके लिए आप अप्रिशिएट करोगे। बिल्कुल सही बात है। रीजन है कि ज्ञान उत्पादन एक निष्क्रिय प्रक्रिया और सामूहिक गतिविधियों में संलग्नता अर्थपूर्ण अधिगम में बाधा डालती है। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कहा गया ज्ञान उत्पादन एक निष्क्रिय प्रक्रिया। अगर आप निष्क्रिय हो, मान के चलिए आप अपने रूम से आज उठे ही नहीं, चुपचाप बेड पे लेटे हुए हो, आपने कुछ सीखा ही नहीं, और आप बोल दो कि आज तो मैंने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया, क्या कर पाए? नहीं, क्योंकि आपको उसके लिए उठना पड़ेगा, पढ़ना होगा, सक्रिय होना होगा, एक्टिव होना होगा, तभी जाके आप पढ़ पाओगे। अब ये तो नहीं है कि नींद में भी आप पढ़ते जा रहे हो, आप अच्छे से क्वालिफाई कर लोगे, अच्छे से कंप्लीट कर रहे हो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो ज्ञान अगर आपको लेना है, कुछ अगर आपको सीखना है, तो उसके लिए आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, ये गलत हो जाएगा। और साथ में ये भी कह दिया गया कि जो समूह यानी ग्रुप लर्निंग होती है, ये अधिगम में बाधा डालती है, यानी मीनिंगफुल जो लर्निंग हो रही होती है उसमें रुकावट डालती है। तो ये आपका गलत होगा यहाँ से भी, क्योंकि वाइगोस्की भी कहते हैं कि ग्रुप लर्निंग बेस्ट है, इससे बच्चे का प्रोग्रेस होता है और लर्निंग भी मीनिंगफुल हो पाती है। और साथ ही आपका NCF भी कहता है, इंक्लूसिव एजुकेशन भी इसी पे फोकस करती है, तो ये कहना गलत हो जाएगा कि रुकावट है या फिर बाधा डालेगा। आंसर यहाँ पे जो होगा फर्स्ट सही है, और यानी ए सही है और आर गलत है। तो पहला नहीं होगा, सेकंड भी नहीं होगा, ए और आर दोनों गलत है। जी नहीं, थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ए सही है लेकिन आर जो है यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड सही होगा। 11 पे चलते हैं। 11 में कहा है कि भावनाओं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और जो है स्थिरता किस विकास में शामिल है, ये आपको बताना है। यानी भावनाएं जो है, व्यक्तित्व जो है, और जो सामाजिक संबंध है यानी सोशल जो रिलेशन है, रिलेशनशिप है, टुगेदर जो है कंटिन्यूस, तो ये जो है किससे सम्मिलित हैं। तो पहला है व्यक्तित्व विकास,
या फिर भावनात्मक यानी इमोशनल डेवलपमेंट यानी फिजिकल डेवलपमेंट या फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो ये 11 का जो आंसर होगा, बात यहाँ पे हुई है भावनाएं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंध। तो व्यक्तित्व यहाँ पे ओनली खाली नहीं हो जाएगा, भावनात्मक भी आपका नहीं होगा कि यहाँ पर खाली इमोशन की बात नहीं हुई है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे तर्क वितर्क करना, कुछ याद करना नहीं है। यहाँ पर जो होगा आपका जो है यहाँ पे जो होगा आपका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन यानी साइकोलॉजी डेवलपमेंट हो जाएगा, यानी कि मनोसामाजिक विकास, यानी कि आप मन की भी भावनाओं को समझ पा रहे हो, आपका व्यक्तित्व भी अच्छा है, आप लोगों से भी अच्छे से इंटरेक्ट हो पा रहे हो। यहाँ पे जो आंसर होगा वो आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 12 पे। अगला है 12, छात्रों के विविध जो है समूहों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का सही वर्णन करता है। क्वेश्चन नंबर जो 12 है यहाँ पे आंसर कौन सा होगा, तो पहला है जो है सुविचारित या फिर अनुकूलित या फिर विभेदित या फिर मानकीकृत। तो मानकीकृत जो है होगा नहीं, यानी क्वेश्चन नंबर जो है 12 इसमें मानकीकृत आपका नहीं होगा। तो जहाँ पर भी फोर्थ है वो गलत हो जाएगा, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अब यहाँ पे बचा सेकंड और थर्ड, तो सेकंड और थर्ड जो है सुविचारित है, अनुकूलित है और विभेदित है। तो अनुकूलित भी आपका होगा, यानी यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का सही वर्णन करता है। तो इसमें जो है सुविचारित भी होगा, अनुकूलित भी हो जाएगा और विभेदित भी होगा, क्योंकि डिफरेंसेस होते हैं उसको आपको इंक्लूड करना होता है, उसको आपको ध्यान में रखना होता है। यहाँ पे जो आंसर होगा वो थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 13 जो है आदर्शन और रीजन का क्वेश्चन दिया गया है। तो इसमें कहा है कि स्कूलों को उस ढांचे के भीतर कार्य करना चाहिए जो तैयार जो है उत्पाद और सीखने के परिणामों का आकलन करते हैं, यानी स्कूलों को उन्हीं ढांचे में काम करना चाहिए जो पहले से डिसाइड किए गए हैं। ठीक है, बस उसी को जो है बच्चों को सिखा देना, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि आप रोड लर्निंग नहीं कराओगे। तर्क जो दिया गया है, सीखना पक्के तौर पर अनुक्रमित और पदानुक्रमित है, यानी कि जो सीखा जाता है वो अनुक्रमित और पदानुक्रमित है। तो ये भी आप नहीं कह सकते कि जैसे टीचर ने पढ़ाया है बच्चा सेम वैसा ही रिपीट करेगा। ऐसे में क्या होगा कि बच्चा रट रहा है, क्योंकि आपने किसी थ्योरी को पढ़ाया, किसी टॉपिक को डिस्कस किया, अब उसको बच्चा अगर आपके सामने डिस्कस कर रहा है या फिर अभिव्यक्त कर रहा है तो वो अपने शब्दों में करेगा, कुछ अपने वर्ड भी उसमें इंक्लूड करेगा। आप उससे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सेम वैसा ही वो रिपीट करे। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर होगा, यानी ए भी गलत है और आर भी यहाँ पे गलत है, तो पहला नहीं होगा, सेकंड भी नहीं होगा, थर्ड भी नहीं होगा, फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि ए और आर दोनों क्या है, गलत हो जाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 14 में कहा है कि लेव वाइगोस्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच क्या संबंध है, यानी वाइगोस्की कहते हैं भाषा और विचार यानी कि लैंग्वेज और संज्ञान कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बीच क्या संबंध है। तो भाषा विचार को आकार नहीं देती है, ये गलत हो जाएगा, ये उन्होंने नहीं कहा। अगला है कि विचार भाषा को आकार देते हैं, ये भी उन्होंने नहीं कहा। कि दिमाग है जो यानी कॉग्निटिव जो है वो डिसाइड करता है कि हम लैंग्वेज क्या प्रयोग करेंगे, तो ये जीन पियाजे कहते हैं, ये भी नहीं होगा। भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र है, जी नहीं, ये जोंग कहते हैं कि भाषा और विचार क्या है, ये दूसरे से स्वतंत्र हैं। ठीक है, जोंग कहते हैं इमोशन और कॉग्निशन यानी कि संज्ञान और संवेग एक दूसरे से अलग होते हैं, माफ़ करिएगा। ठीक है, यहाँ पे जो आंसर होगा वो आपका 4 ऑप्शन होगा कि भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमय प्रक्रिया है। जी हाँ, आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन आपका सही होगा। अब देखिए यहाँ पे बहुत कन्फ्यूज़न होती है, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि वाइगोस्की ने जीन पियाजे का बिल्कुल अपोजिट कहा है, बल्कि ऐसा नहीं है। देखिए जीन पियाजे ने कहा कि जो है कॉग्निटिव यानी विचार पहले आते हैं, फिर जो है हम भाषा का प्रयोग करते हैं। यानी अगर हमने किसी चीज़ को देखा है तो उससे रिलेटेड पहले हमारे दिमाग में विचार आता है, फिर जो है विचार आता ही नहीं बल्कि ये भी डिसाइड करता है कि हम कौन सी लैंग्वेज का प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो है वाइगोस्की ने ये नहीं कहा कि जो है भाषा पहले आती है या विचार आता है। उन्होंने कहा भाषा और विचार दोनों बराबर जो है पैरेलल चलते हैं, फिर आगे चलकर मर्ज हो जाते हैं, एक में
मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो आपका 4 ऑप्शन हो जाएगा। 15 पे चलते हैं। 15 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग्म है, ये आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही सुमेलित किया गया है। पहला है मानदंड संदर्भित मूल्यांकन विशिष्ट विषयों की महारत शामिल है, जी नहीं, ये आपका नहीं होगा। मानक संदर्भित मूल्यांकन साथियों के प्रदर्शन की तुलना करता है। रचनात्मक मूल्यांकन यह निर्धारित करता है कि छात्र कक्षा से पहले और बाद में क्या कर सकते हैं। या फिर योगात्मक मूल्यांकन पेपर पेंसिल परीक्षण के साथ साथ गैर लिखित व्यवहारों के जो है विस्तृत विवरण शामिल करता है। तो ये नहीं होगा, क्योंकि योगात्मक में तो सिंपल सी यही होता है कि नंबर दिए जाते हैं, बच्चा फर्स्ट है या सेकंड है, ग्रेड दिया जाता है। रचनात्मक में ये भी नहीं होगा, क्योंकि रचनात्मक जो मूल्यांकन होता है उससे ये पता चलता है बच्चा कितना एक्टिव है, बच्चा क्या क्रिएट कर रहा है और कैसे क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे जो आंसर होगा वो आपका सेकंड होगा, क्योंकि मानक संदर्भित मूल्यांकन के द्वारा ये पता चलता है कि साथियों के प्रदर्शन की तुलना करता है। ठीक है, यहाँ पे जो आंसर होगा वो आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 15। ठीक है, तो इसमें जो आंसर होने वाला है वो 15 ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी जो 16 है, यानी कि फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं। 15 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। कल आपको क्लास मिल जाएगी यहाँ, जहाँ से हम लोग 16 से स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखती हूँ। 15 ऑफ आपके कितने सही हुए वो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इससे क्या होगा, एक आपका एनालिसिस हो जाएगा कि सीडीपी की तैयारी आपकी कितनी बेहतर है। और एग्ज़ाम आप जानते हैं कि ज़्यादा टाइम भी नहीं है, 14 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही रखती हूँ। क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा। बाकी सीटेट की क्लासेस मिल रही हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की तैयारी कराई जाती है, तो आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। संडे को डेली मैं लाइव आती हूँ 4:30 बजे, तो आप लोग मेरे सेशन में ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं, बातचीत करते हैं एक दूसरे से। कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी डाउट होता है, वहाँ पर हम लोग क्लियर करते हैं, तो आप लोग भी वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, बाकी अपने सारे फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।